थैंक यू। श्री राजा राम सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं मणिपुर के बजट और अनुपूरक अनुदान मांगों के अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मणिपुर पर दो बातें मुझे कहनी है। यहाँ पर वित्त मंत्री ने भी कहा कि आपने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। तो बात ये थी कि उस दिन के नारों को आप याद करिए। मणिपुर पर 2 मिनट और प्रधानमंत्री यह बोलने के लिए तैयार नहीं थे और हम नारा लगा रहे थे। इसलिए यहाँ विप्लव दास जी बोल रहे थे कि मणिपुर की आबादी ही कितनी है, कितना छोटा प्रदेश है ये। हमारे लिए यह सवाल नहीं है। हमारे लिए सवाल ये है कि इस देश का छोटा से छोटा प्रदेश भी उपेक्षा अगर महसूस करेगा तो इंडिया गठबंधन को हमें वो तकलीफ देगा। हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हैं यहाँ पर खड़ा, और इसलिए हमने उस पर विरोध किया। ये अच्छी बात है कि यहाँ 2 घंटे के मेहनत का हमें अच्छा लगा कि राज्यसभा में जाकर के 15 सेकंड प्रधानमंत्री बोल पाए। एक बात तो ये हमें कहना है। दूसरी बात कहना है कि मणिपुर में जो बजट हमने दिया है इसका इस्तेमाल मणिपुर में शांति, भाईचारा, एकता के लिए हो। हम एथनिक वायलेंस को बढ़ा करके नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंसी को रोकने की रणनीति पर नहीं चले। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक बात की चर्चा इस सदन में नहीं हुई है कि एक बार असम पुलिस और मिजोरम की पुलिस में गोली चली, 5 असमिया पुलिस के जवान मारे गए। लगता है कि जैसे 2 देशों के बीच में गोली चल रही है। दोनों जगह की बीजेपी की सरकार थी। तो ये बराबर कहीं क्षेत्र के आधार पर, यहाँ पर अभी हिंदी बनाम तमिल करके भाषा के आधार पर, तो ये रणनीति ठीक नहीं है। ये क्षणिक तौर पर देश में अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए, संविधान सम्मत राज्य के लिए ये उचित नहीं है और इस पर सत्ताधारी दल को, उसकी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आगे अनुपूरक मांगों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि कृषि को लाभकारी बनाइए। खेती घाटे में है और किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे में डूब करके। बटाईदारों को न किसान सम्मान निधि मिलता है, जबकि 70% खेती उन्होंने संभाल रखा है। उन पर ध्यान दीजिए और चालाकी मत कीजिए। C2 + 50%। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा है खेती को लाभकारी बनाने के लिए कि कुल लागत का 1.5 दाम उसके देने की गारंटी करिए। देश की आबादी बढ़ रही है, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो गए और खेती की जमीन घट रही है, तो कृषि योग्य भूमि को बचाइए। लगातार इसका अधिग्रहण हो रहा है और आज के मार्केट रेट पर जिन योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। तो ये अन्यायपूर्ण कदम रोकने के लिए बजट अनुपूरक अगर मांग रखते हैं तो उसमें प्रावधान करिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में आपने बार बार यहाँ कहा कि बिहार को बहुत मिला है। क्या आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? क्या आपने वहां की गरीबी मिटाने के लिए उपाय किए? क्या वहां बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान की जो बात है उसके लिए कुछ घोषणा की? क्या आपने बिहार में लगातार ऐसी परियोजनाओं को ताकत देने की बात की जो अर्थव्यवस्था का योगदान दे रही हैं? आज से नहीं, सैकड़ों बरस से नहीं, हजारों बरस से मगध का क्षेत्र जिसका 600 साल का इतिहास, भारत का इतिहास है, उसमें आपने कोई योगदान दिया? इंद्रपुरी जलाशय बनाया जो सोन नहर प्रणाली एक जिंदा नहर प्रणाली है जिससे बड़े पैमाने पर कृषि को ताकत मिलती है। उस पर आपने कुछ भी पैसा दिया? उसके लिए कोई कार्रवाई की? यह सब का जवाब न है। महोदया, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बिहार में कृषि क्षेत्रों को उद्योग क्षेत्र से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है बारून बिहटा रेलवे लाइन, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक जमाने में मनमोहन सिंह के जमाने में उसकी स्वीकृति मिली, उस पर सर्वे भी हुआ। और अंतिम में एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज ये डेवलपमेंट वर्क हमारे पोल्यूशन को भी बढ़ा रहा है, धरती के तापमान को बढ़ा रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म कर रहा है। हजारीबाग में बड़का गांव एक प्रखंड है
जहां बहुत अच्छी खेती होती है, बगल में पहाड़ है, पहाड़ पर जंगल है, जंगलों में जंगली जानवर हैं, चिड़िया है, सब कुछ है, नदियों में बहता हुआ साफ पानी है। दुर्भाग्य ये है, मैं दुर्भाग्य ही कहना चाहूंगा कि उसके धरती के नीचे कोयला है और अडानी ने एग्रीमेंट कर लिया है। किसान बरसों से वहां आंदोलन कर रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। खदानें खुलेंगी और ये साफ हवा, साफ पानी, ये चिड़िया, ये जंगल, ये खेती खूबसूरत सब खत्म हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है, इसी लू में, इसी गर्मी में 62 लोग बिहार में लू लगने से मर गए। तो आज कोई विकास की रणनीति आप बना रहे हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस को ध्यान में रख करके भी देखना होगा, नहीं तो ये सवाल बन रहा है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बात अंतिम कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि क्या आपको इस धरती पर ही रहना है कि दूसरी जगह कहीं योजना बनाए हुए हैं? अगर नहीं योजना बनाया है तो इस धरती को अनुकूल बना के रखिए कि मजदूर किसान आपका माइक